हाँ, तो गाइज अब हम देख रहे हैं थर्मल कंफर्ट इंडिकेटर्स। पिछली वीडियो में हमने बोला था नेक्स्ट वीडियो में करेंगे थर्मल कंफर्ट इंडिकेटर। ओके, तो थर्मल कंफर्ट क्या होता है गाइज? आप इस रूम में बैठे हो, ठीक है, ये रूम है आपका, ये डोर है, आप इस रूम में बैठे हो, ठीक है, आप कंफर्टेबल हो क्या? जो एयर है आपकी यहाँ पे उससे कंफर्टेबल हो क्या? क्लियर? आपको पसीना तो नहीं आ रहा, आपको ज़्यादा सर्दी तो नहीं लग रही, ठीक है, पसीना नहीं आ रहा हो, क्लियर? तो कंफर्ट मतलब एकदम अपन कंफर्टेबल है, ठीक है। मैं एसी के अंदर बैठा हूँ, ठीक है, तो मैं अभी कंफर्टेबल हूँ एकदम, मुझे ना तो पसीना आ रहा, ना मुझे ज़्यादा सर्दी लग रही, तो थर्मल कंफर्ट है या नहीं है, ठीक है। तो उससे पैरामीटर, उसके पैरामीटर से, फॉर एग्जांपल एयर का टेम्परेचर सही होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल 30 डिग्री टेम्परेचर है, 30 डिग्री कोलकाता के अंदर, और 30 डिग्री टेम्परेचर है चेन्नई के अंदर, तो किस टेम्परेचर तो सेम है लेकिन कंफर्ट डिफरेंट हो सकता है। कैसे डिफरेंट हो सकता है? मान लो 30 डिग्री जो टेम्परेचर है कोलकाता के अंदर, उसके अंदर मान लो ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो सकती है ना उस एयर के अंदर, टेम्परेचर सेम है लेकिन ह्यूमिडिटी वहां पर ज़्यादा है, कंफर्ट थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से हो सकता है गैस। तो एयर टेम्परेचर जो है वो कंफर्ट लेवल बताता है, ठीक है, कि अब मान लो इस रूम के अंदर टेम्परेचर ही बहुत ज्यादा हो गया, 45 डिग्री टेम्परेचर है, तो पसीने ज्यादा आएंगे गाइस, पसीने ज्यादा आएंगे। क्लियर? ओके, तो एयर टेम्परेचर किससे मेजर करेंगे हम? एयर थर्मोमीटर से। क्लियर हो गया? ओके। अब एयर ह्यूमिडिटी, जो एयर है गाइस, इस रूम के अंदर जो एयर है उसकी जो ह्यूमिडिटी है उसको हम कैसे मेजर करेंगे? तो गाइस एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसे हम बोलते हैं हाइग्रोमीटर या फिर साइक्रोमीटर। क्लियर? साइक्रोमीटर, इससे हम एयर की ह्यूमिडिटी मेजर कर सकते हैं। एक होता है एयर मूवमेंट, जो एयर है उसका मूवमेंट जो होता है, ये मूवमेंट जो होता है एयर का, उसको मेजर कर सकते हैं एनीमोमीटर से। किससे? एनीमोमीटर से। क्लियर? एंड एयर की जो कूलिंग पावर है गाइस, एयर की जो कूलिंग पावर है उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं? काटा थर्मोमीटर से। किससे मेजर करेंगे? काटा थर्मोमीटर से। क्लियर? तो 4 चीजें हैं गाइस थर्मल कंफर्ट पैरामीटर में: एयर टेम्परेचर, एयर ह्यूमिडिटी, एयर मूवमेंट एंड कूलिंग पावर ऑफ एयर। एक और चीज आती है जिसे हम रेडिएंट हीट बोलते हैं। अब आपको याद क्या रखना है कि कूलिंग पावर ऑफ एयर किससे मेजर करते हैं हम? काटा थर्मोमीटर से मेजर करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस तरह से होता है काटा थर्मोमीटर। यहाँ पर रेड बल्ब होता है, ध्यान से देखना, यहाँ पर रेड बल्ब होता है, इस तरह से काटा थर्मोमीटर होता है। क्लियर? ओके, ठीक है। काटा थर्मोमीटर जो है इसके अंदर 2 थर्मोमीटर होते हैं, एक होता है ड्राई काटा, एक होता है वेट काटा। काटा थर्मोमीटर के अंदर 2 थर्मोमीटर होते हैं, एक होता है ड्राई काटा एंड वेट काटा। क्लियर? ठीक है। जो वेट काटा होता है गाइस, वहां पर एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर वेट काटा के अंदर यहाँ पर कॉटन सा लगा हुआ है, दिस इज कॉटन, ठीक है, कॉटन सा लगा हुआ रहेगा वेट काटा के अंदर, ये ध्यान रखना, ठीक है गाइस। जो काटा थर्मोमीटर है उसे लो एयर वेलोसिटी को मेजर करने के लिए हम यूज लेते हैं, लो एयर वेलोसिटी को मेजर करने के लिए भी यूज ले लेते हैं। ओके, और एक चीज और ध्यान रखनी है गाइस, जो है ये क्या है? ये है ड्राई काटा थर्मोमीटर, ये होता है वेट काटा थर्मोमीटर। इनमें क्या करते हैं ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो टेम्परेचर है वो ए से फॉल होके बी तक आएगा, और जो फॉल इन टेम्परेचर है उसको मेजर करते हैं, किसमें मेजर करते हैं? मिली कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड। मिली कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड के अंदर हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं जो फॉल हुआ टेम्परेचर का ए टू बी में जाएगा टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर फॉल फ्रॉम ए टू बी। किसके अंदर मेजर करते हैं इस चीज को? मिली कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्लियर? अगर वेट थर्मोमीटर है तो गाइस जो ये क्या वैल्यू आएगी? ग्रेटर देन 20 मिली कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड। अगर ड्राई है तो ग्रेटर देन 6 मिली कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड। ये जो वैल्यूज हैं कब आएंगी? जब कंफर्ट है, थर्मल कंफर्ट है। थर्मल अगर कंफर्ट है, मतलब मैं अभी कंफर्टेबल हूं, तो वेट के अंदर, वेट काटा थर्मोमीटर के अंदर ये वैल्यू आनी चाहिए, इससे ज्यादा आनी चाहिए, और ड्राई काटा के अंदर इससे ग्रेटर देन 6 से ज्यादा आनी चाहिए। क्लियर? तो ये कंफर्ट लेवल की वैल्यूज हैं। क्लियर? समझ में आएगा? ए टू बी टेम्परेचर जाएगा, ठीक है, फॉलो होगा। ओके, ड्राई काटा एंड वेट काटा, ठीक है। वेट के अंदर ज्यादा वैल्यू, ड्राई के अंदर थोड़ा सा कम वैल्यू। क्लियर गाइस? ओके, अब बात करते हैं, मैंने एक और पैरामीटर बताया था कि 4 पैरामीटर तो ये हो गए थर्मल कंफर्ट के। एक पैरामीटर और होता है जिसे हम बोलते हैं रेडिएंट हीट। क्या बोलते हैं? रेडिएंट हीट बोलते हैं, ठीक है, रेडिएंट हीट। जैसे ट्रांसफर हीट, कन्वेक्शन हीट जो होती है, आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स, कन्वेक्शन। तो रेडिएंट हीट को हम मेजर करने के लिए थर्मोमीटर होता है, इस तरह का होता है गाइस, इस तरह का एक थर्मोमीटर होता है, इसे हम बोलते हैं ग्लोब थर्मोमीटर। क्या बोलते हैं? ग्लोब थर्मोमीटर। क्लियर गाइस? ओके। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड एंड फोर्थ है। देखो
देखो ये देखिए, फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को, ठीक। इन जगह अगर इन चारों को हम मेजर करें फॉर थर्मल कंफर्ट के लिए, इन चारों को अगर मेजर करें हम फॉर थर्मल कंफर्ट के लिए, तो इसे हम बोलते हैं इफेक्टिव एयर टेम्परेचर। इफेक्टिव एयर टेम्परेचर, हम इन चारों को मेजर करेंगे कि भाई ह्यूमिडिटी सही है या नहीं है, टेम्परेचर एयर का सही है या नहीं है, ठीक है, ओके। तो इन चारों को अगर मेजर करेंगे तो जो बन के आएगा, इन चारों को ऐड करने से जो पैरामीटर बन के आएगा उसे बोलते हैं इफेक्टिव एयर टेम्परेचर। इफेक्टिव एयर टेम्परेचर, क्लियर। इसमें ध्यान रखना रेडिएंट हीट इन्वॉल्व नहीं है, इफेक्टिव एयर टेम्परेचर में रेडिएंट हीट इन्वॉल्व नहीं होती, जबकि जो करेक्टिव इफेक्टिव एयर टेम्परेचर है उसके अंदर हम चार तो है ही, साथ में रेडिएंट हीट को हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो वो क्या हो गया, करेक्टिव इफेक्टिव एयर टेम्परेचर हो गया। ऊपर वाला क्या था, ओनली इफेक्टिव एयर टेम्परेचर था, नीचे वाला करेक्टिव इफेक्टिव एयर टेम्परेचर। समझ में आ गया गाइस, ओके, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं गाइस, ये सारी चीजें। एंड द करेक्टिव इफेक्टिव एयर टेम्परेचर जो होता है वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर टू मेजर थर्मल कंफर्ट, वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर होता है थर्मल कंफर्ट को मेजर करने के लिए, ओके, क्लियर गाइस, ठीक है। देखो एक एयर कंफर्ट इंडेक्स हमने बता दिया, CET, करेक्टिव इफेक्टिव एयर टेम्परेचर, ठीक है। एक तो ये हो गया, ठीक है। एक और होता है गाइस मैकआर्डल इंडेक्स, इसमें क्या होता है, प्रेडिक्टेबल 4 आवर स्वीट रेट होता है, मतलब 4 घंटे के अंदर कितना स्वीट आ रहा है, क्लियर, ठीक है, पसीना, ओके। अगर लेस देन 1 वैल्यू है प्रेडिक्टेबल 4 आवर स्वीट रेट की, मतलब कोई पसीना नहीं आ रहा, तो वेरी कंफर्टेबल। अगर 1 से 3 है तो जस्ट कंफर्टेबल है, अगर 3 से ज्यादा हो जाता है तो कंफर्टनेस हट जाती है, टॉलरेबिलिटी आ जाएगी। तो 3 से 4.5 है तो कंफर्ट हट गया, टॉलरेबल हो गया। एंड ग्रेटर देन 4.5 है तो टॉलरेबल भी नहीं रहेगा, ठीक है। अगर प्रेडिक्टेबल 4 आवर स्वीटिंग रेट की वैल्यू लेस देन 1 है तो वेरी कंफर्टेबल है, अगर ग्रेटर देन 4.5 है तो टॉलरेबल नहीं है, ठीक है, टॉलरेबल ये चीज नहीं है। ये चीज ध्यान रखना, ये भी कंफर्ट का एक इंडिकेटर है, प्रेडिक्टेबल 4 आवर स्वीट रेट, प्रेडिक्टेबल 4 आवर स्वीट रेट। क्लियर हो गया, ओके। अब बात करते हैं एयर ह्यूमिडिटी की, ठीक है। एयर ह्यूमिडिटी मतलब मान लो ये हमारा रूम है, रूम के अंदर एयर है, इस एयर के अंदर कितना वाटर वेपर है, कितना अमाउंट ऑफ H2O है, इस एयर के अंदर कितना अमाउंट ऑफ H2O है, उसे हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ H2O इन एयर, उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ H2O इन एयर, ठीक है, वो होता है एब्सोल्यूट। लेकिन हमें हमारी जो काम की है वो होता है रिलेटिव में क्या होता है, रिलेटिव एयर ह्यूमिडिटी में फॉलो, ये एयर है, ये रूम के अंदर एयर है, इस एयर के अंदर कितना वाटर वेपर है, इस एयर के अंदर अभी कितना वाटर वेपर है, मान लो ये रूम है मेरा, इस रूम के अंदर कितना वाटर वेपर है, अपॉन, मतलब वाटर वेपर कितना है अपॉन कितना मैक्सिमम हो सकता है, ठीक। ये रूम की एयर कितनी मैक्सिमम वाटर वेपर होल्ड कर सकती है, उससे हमें डिवाइड करना है। और असली में अभी कितना है, मान लो 100 होल्ड कर सकती है, ये रूम जो है वो 100 वाटर वेपर होल्ड कर सकती है, क्लियर। लेकिन अभी मेरे रूम में 50 ही है, तो गैस क्या हो गया, 1/2 × 100, 50% एयर ह्यूमिडिटी होगी, 50% एयर ह्यूमिडिटी होगी। तो इस तरह से करना है कि अभी कितना है वाटर वेपर मेरी एयर के अंदर, रूम की एयर के अंदर, अपन कितना मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है, वो चीज़ है। तो लेस देन 35% है तो ड्राई है, अगर ग्रेटर देन 65% है तो ह्यूमिड कंडीशन है, अगर 75 से ज़्यादा है तो वेरी ह्यूमिड कंडीशन है, क्योंकि मेरे रूम के अंदर 75% अगर एयर ह्यूमिडिटी है तो गाइस क्या हो जाएगा, रिलेटिव एयर ह्यूमिडिटी है तो बहुत ह्यूमिड कंडीशन हो जाएगी, मतलब चिपचिपा सा, ठीक है। ये चीज़ है गाइस, ये भी एक पैरामीटर एयर ह्यूमिडिटी, क्लियर। रिलेटिव एयर ह्यूमिडिटी हमारे काम की चीज़ है, ओके। एक होता है ड्यू पॉइंट वो पॉइंट होता है गाइस, उस पॉइंट पे, उस टेम्परेचर पे जहाँ पर जो मॉइस्चर है, ठीक है, वो क्या हो जाए, जो मॉइस्चर है वो प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाए। तो टेम्परेचर एट विच एक्सेसिव मॉइस्चर प्रेसिपिटेट इफ एयर इज कूल्ड। और इस पे कौन से फैक्टर होता है जो इसको अफेक्ट करेंगे, तो ड्यू पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इसमें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, विंड का मूवमेंट, जो विंड मूवमेंट हो रही है, विंड का मूवमेंट है, टेम्परेचर, क्लियर। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं ड्यू पॉइंट को अफेक्ट करेंगे। समझ में आ गया, ओके। अब बात करते हैं हीट स्ट्रेस इंडेक्स की, तो हीट स्ट्रेस इंडेक्स है वो क्या चीज़ होता है, तो हीट स्ट्रेस इंडेक्स जो होता है इवेपोरेशन, ठीक है। हीट स्ट्रेस इंडेक्स क्या होता है कि मान लो ये ह्यूमन है, ठीक है, ये थोड़ा सा कहाँ बैठा है, ये ह्यूमन थोड़ा सा गर्मी में है, बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा, पसीना आएगा, इवेपोरेशन होएगा, ठीक है।
इवेपोरेशन क्यों होता है गाइस? इवेपोरेशन क्यों होता है? ताकि जो हमारा बैलेंस है, जो हमारा थर्मल बैलेंस है वो बना रहे बॉडी के अंदर, पसीना तभी तो आता है। तो हीट स्ट्रेस इंडेक्स क्या होता है कि इवेपोरेशन रिक्वायर्ड टू मेंटेन थर्मल बैलेंस अपॉन टोटल परमिसिबल इवेपोरेशन फॉर दैट इंडिविजुअल। ठीक है भाई, इवेपोरेशन जो रिक्वायर्ड है मेंटेन थर्मल बैलेंस, मैं मान लो थोड़ा सा हीट में बैठा हूँ तो मेरे बॉडी के अंदर इवेपोरेशन होएगा। कितना इवेपोरेशन होएगा? जो रिक्वायर्ड है भाई थर्मल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। ठीक है ठीक है, तो वो तो ऊपर न्यूमरेटर में हो जाएगा। डिनोमीटर में क्या होगा? टोटल परमिसेबल इवेपोरेशन फॉर दैट इंडिविजुअल, टोटल परमिसेबल इवेलेशन, उसको हम डिवाइड कर देंगे। क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया? ओके। तो अगर मान लो इवेपोरेशन जीरो हो रहा है, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि लिविंग इंडिविजुअल में इवेपोरेशन जीरो, कुछ ना कुछ इवेपोरेशन होता है। अगर जीरो वैल्यू आ रही है तो नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ। क्लियर? अगर 0.1 से 10 के नीचे आ रहा है, 10 के नीचे है तो उसे बोलते हैं कंफर्टेबल जोन। अगर 10 से ऊपर है और 30 से नीचे है तो बोलेंगे माइल्ड से मॉडरेट हीट इंडेक्स। अगर 30 से 70 के बीच में है तो सीवियर हीट स्ट्रेस इंडेक्स। अगर ग्रेटर देन 70 आ रहा है तो वेरी सीवियर हीट स्ट्रेस इंडेक्स। ये सारी चीज़ें हैं गाइज, ये ध्यान में रखनी है आपको। क्लियर? हीट स्ट्रेस इंडेक्स में देखो मैं वापस बता रहा हूँ, अगर 10 से कम आ रहा है वैल्यू, 10 से कम वैल्यू है तो उसे बोलेंगे कंफर्टेबल जोन। 10 से 30 के बीच में वैल्यू है तो बोलेंगे माइल्ड से मॉडरेट हीट इंडेक्स। एंड 30 से 70 के बीच में है तो सीवियर हीट इंडेक्स। एंड 70 से ज़्यादा है तो वेरी सीवियर हीट इंडेक्स। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? ये वैल्यूज याद नहीं रहेंगे, ऐसे याद रखा करो, 10 से कम एंड 30 से कम। ठीक है, एंड 30 से 70 ऐसे याद रखा करो। ठीक, हीट स्ट्रेस इंडेक्स। एसिड रेन। अब गाइस एसिड रेन क्या होती है? देखो इन्वायरमेंट के अंदर NO2 है, NO है, SO2 है प्लस वाटर वेपर। जब ये रिएक्ट कर जाते हैं गाइस, ठीक है, NO2, SO2, NO, ये जो गैसेज हैं वाटर वेपर के साथ जब रिएक्ट कर जाती हैं तो गाइस क्या होता है, जो रेन है, देखो ऊपर से पानी पड़ेगा, ठीक है, बादल से पानी पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है इन्वायरमेंट में, ये NO2 SO2 रेन है। ठीक है, NO2 SO2 ये सारी हैं, ये इस रेन के वाटर से साथ क्या कर जाएंगे, कंबाइन कर जाएंगी। और कंबाइन जब करेंगी गाइस तो जो रेन है उसका pH कम हो जाएगा। ठीक है, जो और जब ये ह्यूमन के ऊपर गिरेगी तो डैमेज कर सकते हैं स्किन को, हेयर को, क्रॉप्स को। क्लियर? ओके, तो उसे बोलते हैं एसिड रेन। एक होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है गाइस? ये देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो एयर आती है हमारी, देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, मान लो कोई भी सनलाइट आई, हमारा इन्वायरमेंट है, ये हमारा इन्वायरमेंट है, यहाँ सनलाइट आई, सनलाइट आ तो जाती है लेकिन वापस नहीं जाती, और सनलाइट यहाँ पर रहती है तो हीट बनी रहती है हमारे, ठीक, इन्वायरमेंट के अंदर। क्लियर? अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं रहेगा तो बहुत कोल्ड -16 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा गाइस। क्लियर? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल फिनोमिना है, आइडियल टेम्परेचर बनाता है ताकि लाइफ चल सके। ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सी चीज़ें करती हैं? वाटर वेपर प्लस CO2 करती हैं, ये रेस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। लेकिन गाइस ग्लोबल वार्मिंग आजकल हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है? एक मैन मेड फिनोमिना है, CO2, CFC, ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है गाइस, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो रही है। तो ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रही है, जो रेफ्रिजरेटर में जो गैस आती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उनकी वजह से यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग रेस्पॉन्सिबल है। तो गाइस ये आपका एयर जो बेसिक वीडियो था एयर का वो हो चुका है, एंड होप आपको समझ में आएगा। फॉर नोट्स एंड मोर वीडियोज यू कैन डाउनलोड आवर ऐप ऑन प्ले स्टोर पर जाइए, हमारे ऐप डाउनलोड कीजिए, कोर्स ज्वाइन कीजिए, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, फील कीजिए टॉपिक्स को। ओके, एंड एंड्रॉइड यूजर एंड iOS यूजर आप इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप को। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद।